मैं बदला नहीं, मैं भी एक मनुष्य हूँ, परंतु इससे पहले मैं कभी इतना विनम्र नहीं रहा। मैं परमात्मा में यकीन रखता हूँ। वह सरल शब्दों में अपनी बात को रख रहा था, अपने अस्तित्व के बारे में बता रहा था। इससे पहले उसने कभी भी परमात्मा का जिक्र नहीं किया था। संशयवादी और नास्तिक उसे सदा अपने नास्तिक होने पर फ़ख्र था। शायद मेरे पुरखे भी ईश्वर में विश्वास न रखते हो, वह कहता गया। उसने भावुक हुए बिना सरलता से कहा, लेकिन मैं उस अंतरिम सर्जक में यकीन रखता हूँ जिसने इस धरती तथा स्वर्ग की रचना की। मैं उस पर यकीन कैसे नहीं करूं? अणु की रचना करते समय मैंने उस अनन्य सर्जक को महसूस किया है। उस निराकार की शक्ति और ऊर्जा को मैं मानता हूँ कि मुझे उसने ही रास्ता दिखाया है। चुपचाप बैठे हुए सभी उसे सुन रहे थे। तब उसने जाना कि उसने इससे पहले उन लोगों से कभी इतनी गंभीरता से बातें नहीं की थी। वर्षों पहले के दिन जैसे उन्हें छूते चले गए। वह बहुत संकोची था। शायद कुछ और भी असलियत हो जो छुपी हो, और उसका परिवार असलियत जानना चाहता था। वे सभी बहुत सुकून से उसकी बातें सुन रहे थे। ऐना नीचे फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ मुड़े हुए घुटनों पर थे, जबकि हाल दरवाजे के सहारे खड़ा था, हाथ जेबों में डाले। और हेलन टेबल पर बैठी थी, एक और सिर झुकाए हुए। वह सुन रही थी। वह जानता था शायद उसे अभी भी कोई शंका हो। संभव है सभी संशय में हो। वह हिचका। उसने हंसने की कोशिश की। बातें बहुत बड़ी बड़ी है, नहीं है क्या? हो सकता है कि मैं खुद को ही मूर्ख बना रहा हूँ। उसने अपने शब्दों का प्रभाव देखना चाहा। मैं एक बार देख कर आती हूँ कि मांस पका कि नहीं, अचानक ही हेलन ने कहा। उसने एक खोजी निगाह हेलन के चेहरे की ओर डाली। उसके चेहरे पर संवेदना थी। यह पल उसके ठंडेपन भरे व्यवहार से बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। वे लोग तब तक उसका इंतज़ार करते रहे जब तक उसने ओवन का ढक्कन उतार न लिया। उन्होंने देखा कि हेलन ने एक चम्मच जूस भरकर पकते हुए मांस में डाल दिया। ऐसे समय में वह सोचने लगा कि कैसे उनकी ज़िंदगियों में बड़ी छोटी बातें आकर शामिल हुई थी, जैसे परमाणु ऊर्जा का खौफ और क्रिसमस का सितारा। हेलन ने एक गिलास पानी पिया और आकर टेबल पर बैठ गई। छोड़ो डैड, एना ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस समय क्या करूं। अचानक उसने रुखाई से कहा, यह ठीक है कि वर्षों तक मैं दूर ही रहा, यहाँ तक कि घर पर मैं सिर्फ खाता और सोता रहा। मैं कहीं और ही खोया रहता था। हो सकता है कि वापस न लौटता। शायद हम फिर से कभी आपस में न मिलते, तुम तीनों और मैं। यह अकेलापन मुझे एक वैज्ञानिक होने के कारण सहना पड़ा। अपनी दुनिया में हम दूसरों से मेल जो नहीं बनाते, हम उन्हीं के साथ कॉन्फ्रेंस और मीटिंग करते हैं, उन्हीं को खोजते हैं जो हमारी भाषा बोलते हो, जिनके साथ हम अपने सिद्धांतों तथा समीकरणों के बारे में विचार विमर्श कर सकें। तुम लोग मुझे आधे अधूरे ही मिले, तुम तीनों ही। मान लो हम न मिलते, ऐना ने धीमे से कहा, तब मैं सोच लेता कि मुझे अपनी ही राह पर आगे बढ़ना है, अकेले ही। उसने गंभीरता से कहा। हेलन उठकर खिड़की पर जा खड़ी हुई और गिरती बर्फ को देखने लगी। सच तो यह है कि इस परमाणु युग में हम एक साथ हैं, उसने कहा। तुम तीनों पहले यहाँ आओ, बस। तुम बहुत समझदार हो
डार्लिंग, उसने कृतज्ञता से कहा। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। हाल फ़ोन उठाने के लिए बड़े कमरे में गया और वे तीनों उसका इंतज़ार करने लगे। मुझे मालूम नहीं कि मैं कब तक वापस आऊँगा, उन्होंने सुना। वह कह रहा था, अभी मुझे मालूम नहीं कब तक आऊँगा। मैं लेट हो जाऊँगा अगर मैं आया भी तो। वह कमरे में लौट आया। वह बहुत अक्कड़पन से रसोई के गलीचे पर लुढ़क गया और अपने हाथ पीछे ले जाकर उसने सिर को थाम लिया और छत को घूरने लगा। आगे बढ़ो पाप, उसने कहा। मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, उसने बेटे से कहा। तुम्हें मुझ पर यकीन रखना होगा, तुम्हें इस बात पर भरोसा करना होगा। मैं जो भी कहूँगा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन होगा? मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक अलौकिक सौंदर्य देखा, जैसे बूढ़े लोग सितारों के जोड़ीदार बन जाते हैं। भले आदमी वे विश्वास रखते हैं कि बच्चे नया व बेहतर युग लाएंगे और मैंने भी ऐसा ही किया। बहुसंख्यक लोग इस नए युग से डरते हैं, हेलन ने कहा। सही कह रही हो, उसने एक बार फिर से उसकी ओर कृतज्ञता से देखा। खिड़की से बाहर झांकते हुए वह ब्रेड बॉक्स की ओर बढ़ी और उसको चूरा करने लगी। फिर खिड़की खोलकर उसने वह चूरा बाहर फेंक दिया। मैंने देर से लकड़ी की छाल को देखा है, उसने कहा। याद है हेरोड ने कैसे बच्चे को मारने की कोशिश की थी? ऐना ने एक पुरानी कहानी को याद करते हुए कहा। वह उसकी ओर मुड़ा। हाँ, वह नए युग को रोकना चाहता था, मगर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम वहाँ नहीं लौट सकते जो कभी हम थे। हेरोड कभी बच्चे को मार नहीं सकता और हम भी न्यूक्लियर की असीमित शक्ति को बर्बाद नहीं कर सकते। यह सनातनी है जो यहाँ मौजूद है। हमें इसको उपयोग में लाना सीखना होगा, सुखद और सिर्फ बेहतरी के लिए। उसे बैठे बैठे थकावट होने लगी और वह चहलकदमी करने लगा। खिड़की के पास चक्कर लगाते हुए उसने देखा कि खिड़की के शीशे पर ढेर सारी बर्फ़ जमी थी। उस लंबी चौड़ी रसोई में खड़े होकर उसे एक प्रेरक शक्ति का एहसास हुआ और वह जोर से चिल्लाया, मैं कामना करता हूँ कि एक नई शुरुआत हो, युद्ध के बदले में शांति हो। मैं कामना करता हूँ कि सारे शहरों में रोशनी हो और सारे घर खाते पीते रहें और अद्भुत मशीनों को चलाने के लिए परिपूर्ण बने, जिनकी अभी खोज होनी बाकी है। मगर यह इस प्रकार आरंभ नहीं होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है इस संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए पहले अमानवीयता को बंद करना होगा। वह रुका और उन सभी की ओर देखने लगा। तुम समझे हिटलर ने हमें बर्बाद कर दिया? वह सब बम के बाद हुआ, जबकि हम उससे कुछ ही महीने आगे थे। मगर जर्मनी ने समर्पण कर दिया था, लेकिन जापान ने नहीं, उसे निंदा के सुर में कहा। वे क्रूरता पर उतरे हुए थे और युद्ध जारी रखना चाहते थे। यह अमानवीय अत्याचार हमने खुद देखा। वह फिर से चहलकदमी करने लगा। अपनी ज़िंदगी में मुझे सिर्फ अमानवीयता से भय लगा। मैं जानता हूँ कि परमाणु के एक कण में कितनी ऊर्जा है, लेकिन इसे समझकर, जानकर ही तुम इसे उपयोग में लाना सीख सकते हो। यह मेरी भविष्यवाणी है। मैं भले इंसानों में यकीन रखता हूँ, पर मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मगर अमानवीयता नहीं, नहीं, उसका दुश्मन एक ही है, जो कि हम हैं। वह हमारे आसपास ही रहता है, जैसे अगले ही घर में या समुद्र के पार। वह हम में रहता है, यहाँ तक कि मुझ में भी। वह ऐना के सामने रुका, उसे ठोका मारा
और कहा, इसलिए तुम मुझसे डरती रही। उसका हाथ छोड़कर बोला, अच्छे बच्चों, तुम्हें मुझसे डरना ही चाहिए। आज सुबह मैं खुद से ही डर गया था। वह हाल की ओर मुड़ा। बेटे, मैंने तुम्हें क्यों मारा? मैं भूल गया, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं पागल हो गया था, मगर मैं ये नहीं भूल सकता कि मुझ में भी कुछ तो अमानवीयता है ही। वह खुद को संबोधित करते हुए बोलता जा रहा था। बाकी तीनों बस सुन ही रहे थे। अब उनके लिए भी हद हो गई थी। वे जानते थे कि वह किस कारण बातें कर रहा था। हेलन ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, जिसे उसने थाम लिया। एना का माथा उसके घुटने की ओर झुका हुआ था और उसने एना को कांपते हुए देखा। वह रो रही थी, पर उसे मालूम था। हाल फर्श से उछलकर खड़ा हुआ और पिता की पीठ थपथपाते हुए बोला, बस, बहुत बातें हो गई। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान समझ गए हैं। मुझे लगता है कि हमें क्रिसमस ट्री को अंदर ले आना चाहिए। डैड, मैं मेन गेट से उसे खींचकर अंदर ले आता हूँ। मैं तब तक क्रिसमस ट्री सजाने के लिए सामान ढूंढती हूँ, हेलन ने कहा। हेलन जाते जाते रुकी और उसने पति के गाल पर चुंबन दिया, जबकि ऐना फर्श पर ही दुबक कर बैठी रही। उसका सिर एक ओर झुका नजर आया। उसने एक बार ऐना की ओर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। बर्फ अभी भी गिर रही थी। इस दौरान आसमान बादलों से ढक गया था। बीच बीच में बिजली चमक रही थी। कितना अद्भुत रहा आज का दिन, उसने सोचा। इतने परिवर्तनों से गुजरकर भी अभी यह आधा ही बीता था। उस सितारे को देखने के इरादे से ही वह इतनी सुबह उठ गया था। उसे मालूम नहीं था कि परिवार के इतना हो हल्ला मचाने के बावजूद वे लोग इतनी गहराई में चले जाएंगे। उसने बहुत खोया था, मगर मालूम नहीं था कि इतनी दूरी के बावजूद सब क्यों एक दिन में फिर से उसे प्राप्त भी हो जाएगा। तभी ऐना ने अपना सिर उठाया और कहने लगी, मैं कुछ हफ्तों से आपसे बात करना चाह रही थी। मैं बहुत दुखी हूँ। उसका दिल बहुत तेजी से धड़का। इसका अर्थ है कि वह पूर्ण रूप से फैल नहीं हुआ। मुझे बताओ ऐना, तुम क्यों इतनी उदास हो? मुझे प्यार हो गया है। उसने पूजा करने का आसन खींचा और उस पर बैठते हुए ऐना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, यह अच्छी बात नहीं है, उसने रुआंसे स्वर में कहा। मैं जिसे प्यार करती हूँ वह मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने कहा। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जो तुमसे प्यार न करे। फिर तो वह कोई अंधा ही होगा जिसे नज़र नहीं आता होगा। वह एकदम से हंस दी और तेजी से उठी तथा उसने अपना चेहरा पिता के सिर पर झुका दिया, जिससे वह ऐना का चेहरा न देख पाया। नहीं, वह मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करता, वह कहने लगी। वह मुझे ज़्यादा कुछ नहीं ला कर देता। वह मुझे ज़्यादा किस भी नहीं करता। और इस तरह से और क्या, उसने दोहराया। यह काफ़ी नहीं है, मैं भी मानता हूँ। नहीं न, क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ। इस कारण यह सब मुझे बहुत कम लगता है डैड। वह शादीशुदा है, इसलिए यह बहुत कम लगता है। यह तो जाहिर सी बात है, उसने गंभीरता से कहा। ऐना ने दुखी भाव से कहा, ओह डैड, यह दुनिया बेकार है। उसने ऐना को अपने घुटनों पर बिठा लिया, जैसे वह एक छोटी सी बच्ची हो। वह अपना सिर उसके कंधे पर टिकाकर अचानक रोने लगी। टूटा हुआ दिल अक्सर रोता ही है। नहीं, वह कोई छोटी सी बच्ची नहीं थी, लेकिन वह बच्चों की तरह सिसक रही थी। उसने उसे कुछ देर वैसे ही रोने दिया। उसे इस बात के लिए डांटा नहीं, बल्कि कुछ देर के बाद उसने
समझाने के अंदाज में कहा, अभी तुम सिर्फ 20 वर्ष की ही हो और तुम्हें बहुत सारे नौजवान मिलेंगे जो सुंदर व जवान होंगे। यह दुख की घड़ी बीत जाएगी मेरी बच्ची, बीत जाएगी। उसने सिर्फ सच कहा। ऐना ने अत्यंत व्याकुलता से कहा, क्या मैं इस सब से उभर पाऊंगी? डैड, कोई भी बड़ी चीज़ों से निकल नहीं पाता। वे सब तुम्हारे भीतर ही है। सब कुछ खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। प्यार भी, तुम खुद भी सब में शामिल हो। वह तुम्हारे भीतर ही है। यहाँ जीवन के अलावा कुछ भी नहीं है। उसने एक बार फिर से अपना सिर पिता के कंधे पर टिका दिया, मगर वह अब रो नहीं रही थी। पिता अभी भी दुखी महसूस कर रहा था, जबकि वह अब खुद को संभालने में लगी हुई थी। वह बैठकर अपने बालों को अंगुलियों के पोरों से संवारने लगी थी। पता है क्या होता अगर आप हमें क्रिसमस के लिए यहाँ न लाते? ऐना ने कहा। बताओ, उसने कहा। मैंने योजना बनाई थी कि मैं उसके साथ भाग जाऊंगी वीकेंड के लिए, मगर आज सुबह मैं ऐसा कुछ न कर पाई। जब आपने सुबह उठने के लिए आवाज़ लगाई और मैं उठकर तुरंत बाहर आ गई, मैंने खिड़की के पास खड़े होकर देखा कि आप बर्फ़ पर चलते हुए काफ़ी समय तक बाड़े के पास खड़े रहे। मैं एक बार फिर से उस सितारे को देखने की कोशिश कर रहा था। सितारा? उसने बेटी को क्रिसमस के सितारे के बारे में बताया कि उसके बचपन में उसकी क्या अहमियत रही थी। इसी पुराने घर में और लंबे अरसे के बाद कल फिर से उसने इस सितारे को बड़ी शिद्दत से याद किया और उसी लगाव के कारण ही वह यहाँ चला आया। वह उसके घुटने के पास खिसक आई। हालांकि अब वह बच्ची नहीं रही। बिल्कुल, मैं यही लगाव चाहती थी। मुझे इसकी ज़रूरत है। यह अपना अपना समझने का ढंग है। उसने कहा, क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। वह चलते हुए खिड़की के पास जा खड़ी हुई और बाहर बर्फ़ गिरने का दृश्य देखने लगी। डैड, किसी को मेरे बारे में मत बताना। वह चौंक गया। तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया? मैंने सोचा शायद आप माँ से कोई बात करेंगे। तुम ऐसा नहीं चाहती? नहीं, वे पहले से ही बहुत परेशान हैं। कुछ ऐसा है जो मुझे मालूम नहीं। वह सोचती है कि किसी को भी कुछ मालूम नहीं, पर मुझे डॉक्टर ने बहुत पहले बताया था। वह मुड़ा। मैंने एक बार उससे कहा भी था, है ना? वह नहीं चाहती कि आपको कुछ बताया जाए। असल में वह किसी को भी क्रिसमस तक कुछ बताना नहीं चाहती थी। इसी कारण डॉक्टर ने मुझे बताया, ताकि किसी को तो मालूम हो। वह मुझे नहीं बताना चाहती। सुनकर वह स्तब्ध रह गया। लेकिन डॉक्टर का कर्तव्य यह नहीं कि वे उसकी बात सुने। माँ तो क्रिसमस तक कोई टेस्ट भी करवाना नहीं चाहती। तभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर वह किसी कारण से ठीक महसूस नहीं करती तो। उसने तड़पकर कहा, हमारे बीच सभी दरवाजे बंद हो गए हैं क्या? ऐना पलटकर पिता के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आपने आज एक दरवाज़ा खोला है डैड। यह खुला दरवाज़ा हम सभी की मदद करेगा। अब हम आपस में एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। तुम ऐसा करोगी? मैं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। वह मुस्कुरा दी। दुख और संयम के मिले जुले भाव से अब उसके चेहरे पर अल्हड़पन की नई चमक नज़र आने लगी थी। तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन एकदम से नहीं, कुछ समय लगेगा। हाँ डैड। वह रुकी और कुछ सूंघने लगी। ओह डैड, मांस। ऐना ओवन की ओर भागी। उसे जाते देख वह मुस्कुरा दिया। उसने कमरे के बाहर से आवाज़ लगाई, हेलन, तुम कहाँ हो? हेलन की अस्पष्ट और धीमी आवाज़ आई, जैसे वह बहुत दूर से बंद दरवाजे के पीछे से कुछ कह रही हो। वह ऊपर है, हाल ने बड़े कमरे से जवाब दिया।
वह पेड़ को घसीटकर अंदर ले आया था और उसे खड़ा कर दिया। अब वह उसे अंतिम रूप से तराश रहा था। वह ट्री सजाने के लिए सामान लेने ऊपर गई थी, मगर नीचे आई ही नहीं। शायद उसे सजाने के लिए स्टार मिला ही नहीं होगा। हो सकता है वह कहीं रख कर भूल गई होगी। वह हाल की बात पूरी सुनने तक रुका नहीं और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसने दरवाजे को धकेला, मगर वह अंदर से बंद था। उसने फिर से हैंडल को घुमाया और बोला, हेलन, मुझे अंदर आने दो। वह बड़ी असक्त नजर आ रही थी। उसके पीले पड़े चेहरे पर उसकी आंखें बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। 1 मिनट डियर। अंदर से उसकी अत्यंत कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट के बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया। डार्लिंग, क्या बात है? उसने तड़प कर पूछा। उसने हेलन को अपनी बाहों में भर लिया। उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया। तुम अकेले यहाँ ऊपर क्यों आ गई? फिर दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। उसे नम्रता से पूछा। मैं तुम्हें अभी बताना नहीं चाहती थी, वह फुसफुसाई। मैं तुम्हारा क्रिसमस खराब नहीं करना चाहती थी। यह दिन तो बताने का था। आखिर यह दिन आपसी विश्वास का है। उसने कहा। मैं ठीक नहीं हूँ, उसने लड़खड़ाते हुए कहा। कुछ अशुभ हो रहा है मेरे साथ। उसने अपनी प्यारी पत्नी के चेहरे की ओर देखा। वह उसके सीने से लग गई थी और उसकी आंखें बंद थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती? तुम मुझसे बहुत दूर थे। तुम डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या कहा उसने? अभी टेस्ट पूरे नहीं हुए। मैं अभी भी दूर हूँ तुमसे? नहीं, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। मैं खुद तुम्हारे साथ कल डॉक्टर के पास चलूँगा। मैं स्वयं अस्पताल में रहूँगा। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। ओह आर्नोल्ड, तुम चलोगे साथ? कुछ भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, उसने कहा। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक न हो पाए। अब मुझे यकीन हो गया है, सब ठीक हो जाएगा। हेलन ने पति की आंखों में देखा। उसकी आंखें विश्वास से भर गई। आर्नोल्ड ने झुककर उसके माथे को चूम लिया। पत्नी की आंखों में बहुत गहराई से देखा, जिन्हें मैं वर्षों से जानता था। वे फिर से बंद हो गई थी। नीचे हॉल द्वारा फोन पर बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हे, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं नहीं, मैं देर से भी नहीं आ पाऊँगा। मैं बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ। हमने यहाँ क्रिसमस ट्री की पूरी तैयारी कर ली है। रिसीवर नीचे रखकर वह तेज़ी से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। क्या बात है मॉम डैड, आप दोनों ही ऊपर आ गए? मॉम, तुमने क्रिसमस ट्री सजाने का सामान नहीं लिया। और सुनो, स्टार बिल्कुल मत भूलना। वे एक साथ मुस्कुरा दिए। इस क्रिसमस पर कुछ भी असंभव नहीं होगा, उन्हें यकीन था। अब उन्हें उस सितारे की पूरी अहमियत समझ में आ गई थी।